इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 1 से लेकर 10 तक मुकम्मल किया था। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज के दिन हम सफ़ा नंबर 11 से 20 तक मुकम्मल करेंगे, जिसमें है सबसे पहले घर में रहने वाली गाय और कुत्ते, इनकी खुराक के बारे में लिखिए। तो इसके मतलब हम लिखेंगे घर में रहने वाली गाय घास और भूसा खाती है, लेकिन कुत्ता जिसकी खुराक रोटी, चावल और हड्डियां हैं। गाय एक सब्जीखोर जानवर है और कुत्ता एक हमाखोर जानवर है। इसके बाद है नंबर 2, इन जानवरों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं, इनके खुराक के मुताल्लिक तरतीब दें। तो हम जिन जानवरों को जानते हैं इसके मुताल्लिक हमें यहाँ पर लिखना है। गाय ये जो है घास खाती है, कुत्ता रोटी, गोश्त या फिर हड्डियाँ खाता है, बकरी घास खाती है, तोता फल खाता है, इसी तरह बिल्ली जो है दूध और गोश्त, कबूतर दाने या फिर अनाज को खाता है। तो इस तरह से हमारा जो है सफ़ा नंबर 11 मुकम्मल होता है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर है नबातात क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो किस तरह ज़रूरी हैं इसके मतलब हमें यहाँ पर नीचे खानों में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे हम, नबातात हमारे लिए ऑक्सीजन की सतह को बरकरार रखने के लिए नबातात ज़रूरी हैं। इसी तरह बारिश लाने में नबातात अहम हैं। जंगली जानवरों को रहने के लिए नबातात अहम हैं। नबातात बहुत सारे जानवरों को ग़िज़ा मुहैया करते हैं, तो इसीलिए ये जो नबातात हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अब आगे देखिए, हैवानात क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर ज़रूरी हैं तो इन जानवरों के सामने लकीर खींचिए। तो यहाँ पर चंद जानवरों के तस्वीर दिए गए हैं और इनके ज़रूरियात को नीचे दायरों में लिखा गया है। तो किस तरह से ये जानवर हमारे लिए मददगार हैं या फिर ज़रूरी हैं, इसके मतलब हमें यहाँ पर निशानदेही करनी है। तो सबसे पहले है एक कुत्ते की तस्वीर। तो ये जो कुत्ता है हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हिफाजत करता है, तो हम यहाँ पर निशानदेही करेंगे हिफाजत के लिए। और उसके बाद है एक गधा। तो गधा हमारे लिए नक़ल हमल के लिए काम आता है और तफरी के लिए भी काम आता है। इसी तरह एक भेड़ है। तो भेड़ जो है हम इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है एक गाय, माफ़ कीजिए बैल। तो ये है ज़िराअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्ली, तो फ़िलहाल इसे अब हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट जो है एक भैंस, तो ये ज़िंदगी बसर करने के लिए। अब उसके बाद है घोड़ा। तो घोड़ा जो है नक़ल हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैर व तफरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है गाय। तो गाय जो है ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद है एक मुर्गी। तो मुर्गी भी जो है ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से इस मश्क को आप मुकम्मल कर सकते हैं। आगे है कर्नाटक के कौमी तहफ़्फ़ुज़ी जंगलात, जानवरों की पनाहगाहें, परिंदों की पनाहगाहें कौन से हैं, दर्ज कीजिए। तो हमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ी जंगलात, जानवरों की पनाहगाहें, परिंदों की पनाहगाहें, तो इसके मुताबिक हमें फ़हरिस्त यहाँ पर तैयार करनी है। हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसे देखकर नीचे लिखिए। तो आगे बढ़ेंगे, पेड़ पौधों की कमी की वजह से कुर्रे अर्ज़ पर तमाम ज़िंदगियों को तबाह करने वाली वजह बताइए। तो इसकी वजह को लिखेंगे हम, पेड़ पौधों की कमी की वजह से कुर्रे ज़मीन पर तमाम ज़िंदगियों को तबाह कर देती है, क्योंकि इनकी वजह से तमाम जानदार ज़िंदा हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी वजह से तमाम जानदार ज़िंदा हैं। तो इस तरह ये सिर्फ मिसाल है, आप अपने अंदाज में से जवाब दे सकते हैं। इसके बाद है, अगर हम माहौल की हिफाजत करते हैं तो माहौल हमारी हिफाजत करता है, वजह लिखिए। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, अगर हम माहौल की हिफाजत करते हैं तो हमें साफ़ ऑक्सीजन मिलेगी, पीने के लिए साफ़ पानी मिलेगा, हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं आएंगी। अगर हम माहौल को गंदा करते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां लाहक होती हैं, इसीलिए माहौल को साफ़ रखना चाहिए, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसे मुकम्मल करेंगे। इसके बाद है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 4.1, मैं अहमद हूँ, मैं अपने ख़ानदान का तारुफ़ इस शजरे के ज़रिए करवाना चाहता हूँ और नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें।
तो यहाँ पर एक शजरा दिया गया है जिसके अंदर एक ख़ानदान के मुताल्लिक़ दिया गया है। तो यहाँ पर चंद सवालात को यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। जैसे मिसाल के तौर पर हीना का आसिया के साथ क्या रिश्ता है। तो हीना का जो है आसिया के साथ क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसका रिश्ता है बेटी का, ये रिश्ता है बेटी का। अब उसके बाद है रहमान का अजहान के साथ क्या रिश्ता है। तो रेहान, तो यहाँ पर है माफ़ कीजिए रहमान, तो रहमान का जो रिश्ता है इसके साथ ये जो है दादा का रिश्ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दादा। इसी के साथ है अहमद का आसिफ के साथ क्या रिश्ता लगता है। तो ये जो है चाचा लगते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चाचा। आप जुमले के साथ भी इसके जवाबात लिख सकते हैं। इसके बाद है अजहान का ज़ैनब से क्या रिश्ता है। तो अजहान का जो ज़ैनब से रिश्ता है वो ज़ैनब का फूफी का रिश्ता है, फूफी। और इसके बाद है अब्दुल्ला और आसिफ दोनों के दरमियान कौन सा ताल्लुक़ है। तो ये दोनों जो हैं भाई भाई हैं। इसके बाद है नाजिया का आसिया के साथ क्या रिश्ता है। तो नाजिया का आसिया के साथ रिश्ता है देवरानी का। अब उसके बाद है अजहान का हिना के साथ क्या रिश्ता है। तो अजहान जो है हिना के लिए भाई का रिश्ता है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे है तस्वीर को देखते हुए सवालात के जवाब दें। तो इस तस्वीर के मतलब हम लिखेंगे एक बूढ़ी औरत है जो कि इन बच्चों की दादी है और कहानी सुना रही है। अब दूसरी तस्वीर के मतलब हम लिखेंगे बच्चे की देखभाल माँ कर रही है। इसके बाद नीचे है इस तस्वीर में एक लड़की और इसके माँ बाप हैं। अब इसके बाद है इस तस्वीर में एक भाई और इसकी 2 बहनें हैं जो इसे राखी बांध रही हैं। तो इस तरह से हम इसे मुकम्मल करेंगे। अब आगे देखिए। तो आगे है तरतीब दें या फिर जोड़ लगाएं, जिसमें सबसे पहले है माँ की बहन। तो माँ की बहन कहलाएंगी खाला। भाई के माफ़ कीजिए अब्बा के भाई, तो अब्बा के भाई कहलाएंगे बड़े अब्बा। इसी तरह है अम्मी के भाई, तो अम्मी के भाई कहलाएंगे मामू। अब्बा के अब्बा, तो ये होंगे दादा। इसी तरह अब्बा की बहन, ये कहलाएंगी फुप्पू। तो इसी दुरुस्त जोड़ के साथ हमें यहाँ पर इसके लिखना है। आगे देखिए, कहानी को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात दीजिए। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिनके सवालात के जवाबात हमें लिखना है। तो मानिया का लीला से क्या रिश्ता है। तो ये देखिए यहाँ पर लीला जो है मानिया की खाला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनका रिश्ता है खाला का। इसके बाद है मरीगौड़ा और मोहन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो अब आगे देखिए, लीला का भाई कौन था। तो लीला का भाई था भैरव। तो लीला का भाई है भैरव। अब आगे है पुष्पा का भैरव के साथ क्या रिश्ता है। तो भैरव जो है पुष्पा का मामू है। तो ये दोनों मामू और भांजी हैं। आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपके ख़ानदान के अफराद की तस्वीर को इकट्ठा करके दिए गए खानों में चस्पा करें। तो यहाँ पर आपके ख़ानदान के अफराद के तस्वीरों को आपको लगाना होगा। यहाँ पर दादी की तस्वीर, यहाँ पर दादा की, यहाँ पर अब्बा और अम्मी, और उसके साथ ही नीचे जो है आपा या फिर बहन, आपा या बड़ी बहन, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई। तो इसी तरह मैं, यानी आपके यहाँ पर तस्वीर लगानी होगी। अब आगे देखिए, इसके बाद सफ़ा नंबर 20 में है दिए गए जदवल में अपने घर के अफराद के नाम और इनके साथ ताल्लुक़ को लिखिए। तो यहाँ पर आपके अफराद के नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँगा अहमद, तो ये आपके हैं अब्बा। इसी तरह है आमना, तो ये आपकी अम्मी। इसी तरह है इकबाल, तो ये आपके होंगे भाई। तो इस तरह से जो है आप अपने ख़ानदान के अफराद के नाम लिखेंगे और सामने जो है इनका रिश्ता आपसे क्या है इसके मुताल्लिक़ आप लिखेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा सफ़ा नंबर 11 से 20 तक। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।